हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंट। आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है नंबर सिस्टम, या हिंदी में इसका नाम है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशन का रिवीजन करना आवश्यक हो जाता है, कुछ परिभाषाओं को दोहराना आवश्यक हो जाता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो परिभाषाएं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जिस परिभाषा के बारे में बात करेंगे वो परिभाषा है प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हीं संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स साधारणतया जिन अंकों का यूज या जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं, वे नेचुरल नंबर ही होते हैं। नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और बढ़ते ही जाते हैं। उसके बाद हम जिन नंबर्स या जिन संख्याओं के बारे में बात करेंगे उनका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इन्हीं संख्याओं का नाम इंग्लिश में होल नंबर्स है। होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में मात्र इतना सा फर्क है, या ये कहिए कि केवल इतना ही अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी आ जाता है। मतलब जीरो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में लगा दें तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली डेफिनेशन की। अगली डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो पूर्णांक संख्याओं की है या इंटीजर्स की है। पूर्णांक संख्याएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरी संख्याएं, पूर्णांक। इंग्लिश में इन्हीं संख्याओं को इंटीजर्स बोलते हैं। ये सभी संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्या जीरो समेत आ जाती हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। इसके बाद हम जिन संख्याओं के बारे में बात करेंगे वे संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इन्हीं संख्याओं को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जबकि p और q दोनों का ही पूर्णांक होना जरूरी है। दोनों का ही पूर्णांक होना जरूरी है। वह q का मान 0 होना नहीं चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इन्हीं संख्याओं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। मतलब वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी जो परिमेय नहीं हैं। मतलब वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, वे संख्याएं जो
परिमेय नहीं है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, -3/5, 7/6 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार है परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं या जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर 4.32156 मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें पॉइंट के बाद कोई पैटर्न ना बने, या √2, √3, √2 को जब हम सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे √2 का पूरा मान या एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √3 का भी हम एग्जैक्ट मान या पूर्ण मान कभी प्राप्त नहीं कर सकते, इसी कारण यह भी एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसके बाद कुछ और परिभाषाओं को दोहरा लेते हैं। इसके बाद जिस परिभाषा की बारी है वो भिन्न संख्याओं के बारे में है। भिन्न संख्याएं इंग्लिश में इन्हीं का नाम फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर a/b रूप की सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। रूप की सभी संख्याएं भिन्न होती हैं। जबकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है a और b दोनों ही पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। वह b का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम ध्यान देंगे कि इससे पहले हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा भी पढ़ी थी। वहां हमने कहा था कि p/q के रूप में संख्याएं जिन संख्याओं को हम व्यक्त कर सकते हैं वे परिमेय संख्या होती हैं, जबकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हमने कुछ इसी प्रकार से पढ़ा है कि वे सभी संख्याएं जो a/b के रूप में होती हैं भिन्न संख्याएं होती हैं, जबकि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इनमें थोड़ा सा कुछ अंतर है। इनमें डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। वहां हमने तुम्हें बताया था कि p और q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और यहाँ भिन्न में जब फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं तो a और b को हम पूर्णांक संख्याएं नहीं बल्कि पूर्ण संख्याएं कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी तो पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू हो रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम आपसे कहने लगे कि बताइए -3/5 भिन्न है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन जब हम कहेंगे -3/5 परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि परिमेय संख्या नेगेटिव ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या में आने वाले p और q इंटीजर्स या पूर्णांक होते हैं, और हम सभी जानते हैं पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। आइए भिन्न संख्याओं के बारे में या फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं भिन्न संख्याओं या भिन्न फ्रैक्शनल नंबर्स भिन्न संख्या से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, डेसिमल या दशमलव। और यही दशमलव संख्या फर्दर या दोबारा दो भागों में बढ़ती है। एक होती है शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से एक प्रकार की होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम शांत दशमलव भी बोलते हैं हिंदी में। दशमलव, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग
डेसिमल। इसके उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 3.5 लें तो हम कहेंगे इसमें पॉइंट के बाद आने वाली संख्या शांत है, कोई रिपीटेशन नहीं है, न ही किसी चीज की आवृत्ति हो रही है, न ही पॉइंट के बाद हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3.5 यहाँ ये जो दशमलव है इसे शांत दशमलव कहेंगे। उसके बाद दूसरे प्रकार के दशमलव के बारे में बात करते हैं, इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या अशांत दशमलव। अशांत दशमलव इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके बारे में जान लेते हैं। ये खुद भी दो पार्ट में डिवाइड रहती हैं। सबसे पहले ऐसी दशमलव जिनकी पुनरावृत्ति होती है, जब या जो बार बार जिनका रिपीटेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कई बार देखा होगा, जब हम 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.16666। इसका मतलब ये है यहाँ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन पुनरावृत्ति होने के बावजूद या पुनरावृत्ति होने के कारण ही हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और हम सभी जानते हैं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। इसलिए हम इन्हें परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। परिमेय संख्याएं। अशांत दशमलव का दूसरा रूप ऐसी संख्याओं से या ऐसे दशमलव संख्याओं से है जिनमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता या कोई पैटर्न ही नहीं बनता। जब √2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वहां जब हमारा आंसर होता है 1.414, इस तरीके से कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। √2 की वैल्यू हम कभी पूरी एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। इसका कारण यह है क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं तो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता। इसी प्रकार से √3 और भी बहुत सी, जैसे 1.2 3 4 5 9 8 4 6, इसी प्रकार आगे आप चले जाएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए कहीं शांत नहीं होंगी, ना ही इसमें कोई रिपीटेशन होगा। इस प्रकार की संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। यही वजह है इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए अब वास्तविक संख्याओं के बारे में या रियल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इन्हें ही रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स। कुल मिलाकर जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला लें, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। परिमेय संख्याएं हम सभी जानते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हो, वह Q का मान 0 ना हो। और अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, मतलब जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जब मिल जाती हैं तो वास्तविक संख्या का समूह बना लेती हैं या वास्तविक संख्या का सेट बना लेती हैं। परिमेय संख्याओं की एक डेफिनेशन या वास्तविक संख्याओं की एक डेफिनेशन और है, वो भी देख लेते हैं। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याओं को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, वास्तविक संख्या x such that x (x² > 0)। इसका मतलब वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर या तो हमें शून्य प्राप्त हो या फिर शून्य से बड़ी संख्या प्राप्त हो, हमेशा वास्तविक संख्याएं होती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कहने लगे कि अंडर रूट -3 वास्तविक होगा या अवास्तविक, इसे चेक करने के लिए हम इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग कर लेंगे तो आंसर होगा -3। इसलिए हम कहेंगे इसका उत्तर निगेटिव है, जबकि हमने रियल नंबर की या वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन में पढ़ा है कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें या तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है या 0 प्राप्त होता है। लेकिन -√3 का जब स्क्वायर हम करते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। इसी कारण हम कह देंगे कि -√3 वास्तविक संख्या नहीं है, -√3 वास्तविक संख्या नहीं है। इसके बाद हम फिर दोबारा से नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। नेचुरल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम फिर दोबारा से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग यूनिटी, यूनिटी का मतलब है 1। दूसरा भाग है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिन्हें हिंदी में हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। और तीसरा भाग है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हिंदी में इन्हें ही हम भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याओं के बारे में। यूनिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, यूनिटी मतलब 1। उसके बाद में बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनके मात्र 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो संख्या स्वयं होगी और दूसरा गुणनखंड 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 5 की बात करें, 5 की बात करें तो 5 के केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो 5 स्वयं से विभाजित होता है या फिर 1 से। इस प्रकार हम कह सकते हैं 5 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं। और हमने पहले ही बताया वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 13 के भी केवल 2 ही गुणनखंड कर सकते हैं, 13 × 1। आइए अभाज्य संख्याओं के बारे में या प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ पॉइंट नोट करने वाले डिस्कस कर लेते हैं। जो नोट करने योग्य इसके पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी व एकमात्र सम, व एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या 2 होती है, मतलब 2 एकमात्र केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है।
यदि कोई भी अभाज्य संख्या जो 3 से बड़ी हो, हर अभाज्य संख्या जो 3 से बड़ी होती है, यदि हम उसके स्क्वायर में से 1 माइनस करते हैं तो वह हमेशा 24 से विभाज्य होती है। वह हमेशा 24 से विभाज्य या पूर्ण विभाजित हो जाती है, विभाज्य होती है या पूरी तरीके से कट जाती है, कुछ शेषफल नहीं बचता। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। One to 100 there are 25 prime numbers. 100 से 200 के बीच में 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए अब उस विधि के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम यह पता कर पाते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखकर चलना होगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले यदि हमें कुछ संख्याओं की डिविजिबिलिटी रूल पता हो, जो हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे, तो हमें किसी नंबर को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 141 की बात करें कि क्या यह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। कारण यह है कि 141 हम जानते हैं इसके सभी अंकों का योग 6 है, और जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वह संख्या भी स्वयं 3 से विभाजित होती है। और जब कोई संख्या अपने अलावा या 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है, तो वह अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। उसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और हम सभी उसके बारे में जानते हैं। वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, जो है 2। तीसरा पॉइंट यह है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 आए तो उसे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 आता है तो वह 5 से डिविजिबल होती है। तो इस कंडीशन में हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि वह संख्या अभाज्य संख्या है भी या नहीं। अब बची हुई संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।